नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, आज फिर ढूंढ के लाया हूं एक और खौफनाक भूतिया बस की कहानी। तो बिना आपका ज्यादा समय गंवाए शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। मेरा नाम अखिलेश है और मैं झारखंड के एक गांव का रहने वाला हूं। यह घटना आज से 7 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उस घटना की एक एक तस्वीर मेरे जहन में कुछ इस तरह से छपी हुई है कि जिसे चाहकर भी मैं मिटा नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, उस रात मैं शहर के लिए निकला था। मेरे गांव के सबसे आखिरी में एक बस स्टॉप है जहां से यात्री सफर के लिए बस चढ़ते हैं। ज्यादातर समय शहर में रहने की वजह से मेरा गांव में आना जाना कम ही रहता था। मेरी फैमिली भी शहर से ही थी, जिस कारण मुझे गांव के यातायात के नियम इतने मालूम नहीं थे। पर मुझे पता चला था कि उस बस स्टॉप से आखिरी बस रात करीब 11 बजे के आसपास निकलती है और वह बस जिलेबी घाट से होते हुए शहर रवाना होती है। अगर कोई भाई झारखंड से है तो उसे जरूर इस घाट के बारे में पता होगा और इसका यह नाम क्यों पड़ा वह भी। खैर, मैं गांव आते वक्त ज्यादा कुछ सामान लेकर नहीं आया था। जमीन का छोटा सा काम था, तो मैं अपने चाचा के यहां रुका हुआ था। मैंने अपनी एक बैग भर ली और बस डिपो के लिए निकल पड़ा। उस बस डिपो के बारे में एक और अजीब बात मुझे पता चली थी कि वह बस डिपो एक कब्रिस्तान के ठीक बगल में है, तो देर रात में वहां का माहौल भी उतना ही डरावना हुआ करता था। खैर, मैं शहर का रहने वाला होने की वजह से मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मुझे अभी भी ठीक से याद है कि जब मैं निकलने वाला था, उसी रात जोरों से बरसात हो रही थी और वह शायद अमावस की रात थी। शायद यही वजह थी कि मौसम और भी कहर ढा रहा था और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे उस रात किसी भी हालत में निकलना ही था, क्योंकि मेरी छुट्टी खत्म हो चुकी थी और दूसरे दिन मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। मेरे चाचा के घर वालों ने मुझे उस रात रुकने के लिए कहा, लेकिन मुझे तो जाना ही था। उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर उस रात मुझे वहां रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि अगले दिन चले जाओ। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा जाना सच में बहुत जरूरी है, तब घर के लोगों ने मुझे आखिर में एक चेतावनी दी। कहा, जिस बस में भी तुम चलो, ध्यान रखना कि उस बस में लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, वे जिंदा इंसान की तरह नॉर्मल हो, क्योंकि उसी रास्ते से एक बस गुजरती है, एक भूतिया बस। अगर गलती से तुम उसमें चढ़ गए तो उस बस से उतरना मुश्किल होता है, और अगर कहीं बस न मिले तो बीच रात में सफर करने के बारे में सोचना भी मत। सीधे घर चले आना और फिर कल सुबह चले जाना। अब मैं शहर का रहने वाला था, तो ऐसी बातों पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे वह सब बातें बस झूठ और अफवाह लग रही थी। उनकी तसल्ली के लिए मैंने उनकी बातों में हामी भरी और उन्हें टाटा बाय बाय करके वहां से निकल गया। मैं अपना सामान लेकर बस डिपो के लिए निकल पड़ा था। मैं तय समय पर वहां पहुंच भी गया, लेकिन तब मैंने शायद यह अनुभव किया कि मुझे वहां आने में देर हो गई है, क्योंकि जो भी बसें वहां खड़ी थीं, उनमें लगभग सभी निकलने के लिए तैयार थीं और मेरे लिए बस में जगह मिल पाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सारी बसें पैसेंजर से खचाखच भरी हुई थीं। मुझे दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था, तो रात भर खड़े होकर सफर करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ऊपर से सफर भी बहुत लंबा था, तो मैं दूसरी बस का इंतजार करते हुए वहीं रुक गया। कुछ देर बाद जब कुछ बसें गुजरीं, तो मुझे स्टॉप से दूर खड़ी एक सफेद बस दिखाई दी, जो उसी रास्ते पर थी, लेकिन बहुत दूर खड़ी थी। वह बस एकदम खाली मालूम पड़ रही थी, बस उसकी हेडलाइट जल रही थी। मैं बारिश में भीगता हुआ दौड़कर उस बस के पास चला गया। सोचा कि उसमें कोई तो होगा जिससे मैं पूछ लूंगा कि यह बस यहां से जाने वाली है या फिर यहीं रुकने वाली है। बारिश होने की वजह से मैं झट से बस के अंदर घुस गया, लेकिन तब मैंने पाया कि अंदर तो कोई नहीं था। मैं अकेला ही पैसेंजर था, बाकी सारी सीटें खाली थीं। ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं बारिश की वजह से थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। तब मुझे मेरे चाचा की बात याद आ गई कि कब्रिस्तान की एक बस है
जिसमें जिंदा लोग सफर नहीं करते और वह बस इसी रास्ते से गुजरती है। वह बात याद आते ही मैं एकदम से चौंक उठा, लेकिन मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बारिश के अलावा वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दे रहा था। सब तो नॉर्मल और शांत था। तो मैंने सोचा कि भला ऐसा भी कहीं होता है। सिर्फ मेरी बस अभी भी वहीं के वहीं खड़ी थी। दूर दूर तक कोई शोर नहीं था और इस बात की वजह से अब मुझे थोड़ा बहुत डर का एहसास भी होने लगा था। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद इस बस से सफर करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आखिरकार मैं उस बस से उतरकर घर वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर बस के अंदर चढ़ गया। कंडक्टर को आता देख मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। वह कंडक्टर अंदर आते ही सबसे पहली वाली सीट पर बैठ गया। शायद वह ड्राइवर और पैसेंजर के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट तक तो मैं कभी बस से बाहर तो कभी उस कंडक्टर को देख रहा था, लेकिन इतनी देर में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और ना ही मुझसे कोई बात की। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद मैं खुद ही उठकर कंडक्टर के पास चला गया और मैंने उस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, ये बस कितने बजे निकलेगी? लेकिन तब भी ना उसने मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी बात का कोई जवाब दिया। मैंने फिर एक दो बार उससे वही सवाल पूछा। तब मैंने सोचा कि शायद बस से उतरना ही ठीक होगा और तभी उसने ठंडी आवाज में मुझे जवाब दिया, इस बस में चढ़ने वाले यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही नीचे उतर सकते हैं। मैं कंडक्टर की इस हरकत से और भी सोच में पड़ गया कि आखिर उसे इतनी जल्दी मालूम कैसे पड़ गया कि मैं बस से नीचे उतरने वाला हूं। लेकिन उसने मुझसे बात की, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। दूसरी बात यह है कि वह किस मंजिल के बारे में बात कर रहा है, यह मुझे पता ही नहीं था। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और इसी कारण मैंने बस से उतरने का निर्णय ले लिया। मैं बस से नीचे उतरने के लिए बैग लेने पीछे गया ही था कि तभी कुछ पैसेंजर बस में सवार हो गए। उनके अंदर चढ़ने के बाद मैं फिर से अपनी जगह पर ही रुक गया। सोचा कि अब पैसेंजर आ रहे हैं तो मतलब बस निकलने ही वाली होगी। मैं रुककर वापस अपनी सीट पर बैठ गया और अब तक हुई बातों को मैंने मजाक समझकर छोड़ दिया। अब धीरे धीरे और भी लोग बस में दाखिल हुए और देखते ही देखते अगले 10 मिनट में पूरी बस एकदम खचाखच भर गई। शायद बस 2-4 ही सीटें खाली थीं। अब मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं खाली बस में सफर नहीं करने वाला था। इसके तुरंत बाद बस ने धीमी रफ्तार में शुरुआत की और फिर बस वहां से निकल पड़ी। लेकिन कुछ वक्त बाद मैंने महसूस किया कि कंडक्टर किसी का भी टिकट नहीं निकाल रहा। वह पहले जैसे ही अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। पूरे बस में गहरी चुप्पी थी, जो मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि अगर बस में इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा बहुत शोर होना चाहिए था। यहां तक कि कोई भी एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहा था। सारे पैसेंजर चुपचाप किसी पुतले की तरह अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इतने लोग होने के बावजूद उस बस में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह बस अब भी कम रफ्तार पर थी। मेरे बगल में जो शख्स बैठा था, मैंने उसे हाथ लगाते हुए पूछा, भाई साहब, आपको कहां जाना है? तब उसने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम सीधा बैठा रहा। तो मैंने उससे दोबारा पूछा, पर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैंने उससे वह सवाल तीसरी बार पूछा तो बस में एक अजीब सी हलचल हुई। सब पैसेंजर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे गुस्से से देखने लगे। इस हलचल ने मुझे बहुत हद तक डरा दिया था, लेकिन फिर भी मैं सीट पर बैठा रहा और तब बस भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बस एक जगह पर अचानक से रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बस किसी जंगल में रुकी हुई थी। अब आगे क्या होने वाला था कुछ पता नहीं था। इस बार मैं सोच में पड़ गया कि यह बस यहां क्यों रुकी है। सोचा कि पुलिस वालों को या फिर घर वालों को फोन करना ही बेहतर होगा। मैंने अपना मोबाइल निकालकर देखा तो उसमें जरा भी नेटवर्क नहीं था। लेकिन कुछ आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन में मेरे चाचा के कई सारे मैसेज आए हुए थे, क्योंकि बारिश की वजह से मुझे पता ही नहीं चला। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कहां पहुंचा हूं, और उसके नीचे और भी मैसेज थे जिसमें लिखा हुआ था कि
बेटा, आज अमावस की रात है और आज की रात तुमने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम किसी गलत बस में चढ़ जाओ तो ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद को मरा हुआ दिखाना है। देखने वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम जिंदा हो, वरना वो तुम्हें मार देंगे। उनके ये मैसेज पढ़कर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब मुझे उस बस में बैठे लोगों पर शक होने लगा था। हो ना हो ये सभी मुर्दा लोग हैं, इसलिए इन सब का व्यवहार अजीब है। तभी दो लोग उस बस में चढ़ गए। एक बहुत ही लंबा और पतला सा आदमी था, करीब 9 फीट ऊंचा, और उसके साथ एक औरत थी, अंदाजन 3 से 4 फीट ऊंची। उन दोनों को इस तरह अंदर आता देख मैं डर के मारे वैसे ही जम गया था। मुझे लगा ये जरूर कोई चोर या डाकू वगैरह होंगे, लेकिन वो दोनों लोग बस में बैठे लोगों को सूंघ रहे थे। वो देख मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुझे चाचा ने मैसेज में बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को जिंदा नहीं दिखाना है। मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि बस में मौजूद जितने भी लोग हैं, असल में वह सब मुर्दा है। इनमें से कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। उसके बाद मैंने देखा वह दोनों ही बस में सवार ड्राइवर को सूंघ रहे थे और सबके चेहरे को सूंघते हुए वो आगे आगे बढ़ रहे थे। मुझे तो पहले इसका मतलब समझ ही नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद वह दोनों जिंदा और मुर्दा इंसान के बीच के फर्क को जांच रहे थे। और जब मैंने कुछ लोगों को देखा तो मेरी डर की सीमा ही नहीं बची। दरअसल मैंने देखा कि कुछ लोग तो अपनी पलकें तक नहीं झपका रहे थे। वह सारे के सारे लोग किसी स्टैच्यू के समान बस बैठे हुए थे। मैं भी एकदम शांत और स्थिर हो गया, क्योंकि वह लंबा शख्स देखने में एकदम राक्षस जैसा लग रहा था। खुशकिस्मती से वह मेरे तक आने से पहले ही वापस चला गया, शायद इसलिए कि मैं सबसे आखिर में कोने में बैठा हुआ था और वहां अंधेरा भी बहुत था। बाहर से कुछ आवाजें आईं और वो दोनों बीच में ही नीचे उतर गए। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि उस दानव ने मुझे कुछ भी नहीं किया, और फिर मैं इत्मीनान से उसी सीट पर बैठा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस जा किस तरफ रही है, क्योंकि वह रास्ता कुछ और ही था। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बस के सभी यात्री चिल्लाने लगे। वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। इसके बाद मैं भी वहां से थोड़ा खिसक कर बैठ गया, और आवाजें ऐसी थीं कि जैसे किसी की मौत हो गई हो और वो सारे लोग मौत का मातम मना रहे हैं। अब मेरी हालत तो और खराब हो गई थी। मैं पसीना पसीना हो चुका था। लेकिन तभी रास्ते के बगल से एक दहाड़ने वाली आवाज सुनाई पड़ी, और उस आवाज को सुनने के बाद सारे पैसेंजर एकदम से शांत हो गए। मैं इस घटना के बाद पूरी तरह से सहम चुका था, लेकिन कुछ ही पल में बस फिर से चलने लगी। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब मैं समझ चुका था कि क्यों घर वाले मुझे रात में सफर करने से मना कर रहे थे। मेरे लिए इसे समझना अब संभव था, क्योंकि यह मेरा खुद का सच्चा अनुभव था। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था और अब इन सब से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। वाकई में वह बहुत ही डरावना था। यह बताना बहुत मुश्किल होगा कि मैं किस हालत में था। मैंने हल्का खिड़की से बाहर झांक कर देखा। जब मैंने बाहर देखा तो पाया कि आगे चौराहे पर एक मोड़ है। उस मोड़ को देखकर मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि हो ना हो बस को वहां अपनी रफ्तार धीमी करनी ही पड़ती। और फिर मैंने अपना मन बना लिया कि कुछ भी हो, उस मोड़ के करीब बस जाते ही मैं तेजी से भागते हुए बस से नीचे कूद जाऊंगा। और फिर जैसे ही बस मोड़ के पास पहुंची, मैंने खिड़की से अपना बैग नीचे फेंक दिया और तेजी से भागते हुए दरवाजे की ओर चला गया। मैं अब दरवाजा खोलकर उस मोड़ पर कूदने को तैयार ही था, लेकिन तभी कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, छटपटाने लगा, लेकिन उसकी ताकत के आगे मैं अपना हाथ छोड़ा नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह दूसरे हाथ से दरवाजा खोला और अपने आप को नीचे झोंक दिया, और फिर शायद तब मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया और मैं नीचे रास्ते के किनारे गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वह बस एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी। मुझे डर इस बात का था कि कहीं अगर बस रुक गई और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन बस वह बिना रुके ही आगे निकल गई। तब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई।
अब मुझे थोड़ी चोटें तो आई थी, पर खुशकिस्मती से मैं जिंदा बच गया। कुछ पल में ही वो बस रास्ते से कहां गायब हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने खुद को संभाला, घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के लगभग 3:30 बज रहे थे। किसी तरह मैंने ब्रिज को क्रॉस किया और पास वाले गांव जा पहुंचा और फिर उसी गांव से सही सलामत वापस अपने घर चला गया। बाकी जो कुछ मेरे साथ हुआ वह बहुत ही डरावना अनुभव था। दरअसल जब गांव में मैंने इस बारे में चर्चा की तो पता चला कि वह बस उसी कब्रिस्तान की है और लोगों का कहना था कि हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को वह बस वहां से गुजरती है, जिस बस में सिर्फ मुर्दा लाशें सफर करती हैं। अगर कोई जिंदा इंसान गलती से भी उस बस में चढ़ जाता है तो जो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है वह बच जाता है, और जो बदकिस्मत होता है उसी बस में अपनी कब्र तक पहुंच जाता है। लेकिन इस घटना ने मुझे बहुत डरा दिया था, और इस घटना के बाद मेरी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेला इस तरह के खाली बस में सफर कर सकूं। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे मेरी बस छोटी सी विनती है कि आप अपना प्यारा लाइक और कमेंट छोड़ के जाएं। इससे सामने वाले को यानी कि मुझे प्रेरणा और खुशी मिलेगी और आपके और हमारे बीच करीबियां बढ़ेंगी। तो मिलता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का।